नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों भारत की तरफ से गलती से चली सुपरसोनिक मिसाइल पर अभी भी पाकिस्तान ने बवाल मचा रखा है और ऐसे में भले ही भारत ने ये बात कह दी हो कि ये गलती से हो गया था, और इसी बीच अब अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका ने अपने बयान में भारत के बयान का समर्थन किया है और इसे सिर्फ एक दुर्घटना करार दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत की तरफ से मिसाइल दागा जाना महज एक दुर्घटना थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि ये दुर्घटना के सिवा कुछ और था। साथ ही प्राइस ने आगे बताया कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 9 मार्च को एक बयान जारी करते हुए ये बात साफ तौर पर कह दी थी कि क्या हुआ था और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। दोस्तों भारत लगातार LAC के सीमावर्ती इलाकों पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ा रहा है और गलवान घटना के बाद से ही भारत और ज्यादा अलर्ट हो गया था और करीबन इस इलाके में 32 सड़कों को मंजूरी दे दी गई। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा चीन बॉर्डर पर 32 हेलीपैड्स भी बनाए जा रहे हैं और उन्हें अपग्रेड भी किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया कि चीन बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा बलों की ऑपरेशन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इंडो चाइना रोड फेज 1 यानी कि ICBR 1 के तहत 3482.52 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 751.58 किलोमीटर की 25 सड़कों का निर्माण किया गया है। इनमें से 475.29 किलोमीटर की 18 सड़कें ऑपरेशनल थी, जबकि बाकी की 7 सड़कों पर काम चल रहा है। इंडो चाइना बॉर्डर रोड फेज 1 की शुरुआत 2005 में ही हो गई थी। भारत सरकार ने 23 दिसंबर 2020 को 1162.19 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 598.27 किलोमीटर के 18 फुट ट्रैक के निर्माण को मंजूरी दी थी। इसके तहत जरूरत के अनुसार फुट सस्पेंशन ब्रिज, लॉन्ग ब्रिज और स्टेजिंग कैंप बनाए जाएंगे, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण करके इन कामों को पूरा किया जाएगा। रूस के बाद अब फ्रांस भारत का सबसे विश्वसनीय हथियार पार्टनर बन चुका है। दोस्तों भारत के रूस से हथियारों के आयात में 2012 से 2017 में 69% कम हुआ है, जो घटकर 46% रह गया। सिप्री ने एक बार फिर रिपोर्ट जारी की है और इसमें कहा गया है कि 2012, 2016 और 2017 से 2021 के बीच भारत के हथियारों के आयात में 21% की कमी आई है। इसके बावजूद भारत 2017 से 2021 में प्रमुख सैन्य हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा आयातक रहा और इस अवधि में विश्व में हथियारों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% रही। सिप्री ने कहा कि भारत में रूसी हथियारों के आयात में इन दो अवधियों के बीच 47% की गिरावट आई, क्योंकि रूसी हथियारों के लिए कई बड़े प्रोग्राम्स को बंद कर दिया है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अपने हथियार आपूर्तिकर्ता के आधार में भारत विविधता लाना चाहता है और इसीलिए अपने इन प्रयासों को बढ़ाते हुए भारत ने अपना रुख फ्रांस की तरफ किया है और फ्रांस से भारत के हथियारों का आयात 10 गुना से अधिक बढ़ गया है, जिसमें कि वो 2017 से 2021 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया है। यही नहीं, इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे और इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए भारत स्वदेशी हथियारों पर भी काम कर रहा है और इसीलिए भारत ने कई तरीके की व्यापक योजनाएं चलाई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है, जिससे एक मानवीय संकट भी पैदा हो गया है और ऐसे में युद्धग्रस्त देश में फंसे 22,000 से ज्यादा भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश वापस लाया गया। राज्यसभा में भारतीयों को सुरक्षित निकालने के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना ये बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान काफी कठिन भी था और ऑपरेशन गंगा के तहत 90 फ्लाइट्स का संचालन किया गया, जिसमें से 76 नागरिक उड़ानें थी और 14 इंडियन एयरफोर्स की उड़ानें थी। और ये जो इवैक्यूएशन फ्लाइट्स थी यानी कि निकासी उड़ानें थी, वो रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया से थी। भारतीय वायुसेना ने भी इस अभियान में काफी मदद की। यही नहीं, कई प्राइवेट एयरलाइनों ने भी उत्साहपूर्ण इसमें हिस्सा लिया। दोस्तों विदेश मंत्री का यह बयान और उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अभी भी हमारे CRPF के जवान जो वामपंथ और उग्रवाद प्रभावित सुदूर क्षेत्रों में तैनात रहते हैं, ऐसे में जो सैनिक घायल हो जाते हैं उन्हें सड़क मार्ग से वापस लाना एक चुनौती बना हुआ है और ऐसे में अब CRPF को रात में लैंडिंग की सुविधा वाले और अधिक हेलीपैड बनाने पर विचार किया जा रहा है। अर्धसैनिक बल ने विभिन्न राज्यों में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए अपनी कुल ताकत यानी कि 1,20,000 कर्मियों का लगभग 40% तैनात किया है और ऐसे में आधा दर्जन जगहों की तलाश माओवादियों के गढ़ में गहरी पैड बनाने और उन्हें कड़ी टक्कर देने की रणनीति के तहत भी की जा रही है। सरकार ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में वामपंथी उग्रवाद जिलों की संख्या 126 से घटकर 70 हो गई है और वो इस संख्या को और कम करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही अब इस कोबरा बटालियन के लिए CRPF अधिक हेलीपैड बनाने, उन्हें सुरक्षित करने और रोशन करने के तरीकों पर विचार करा, जिससे इन राज्यों के अंदरूनी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के उतरने की दर बढ़ सके। दिवंगत हुए CDS बिपिन रावत जी का आज 65वां जन्मदिन है। ऐसे में भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चेयर ऑफ एक्सीलेंस उन्हें दिया और इसका आधिकारिक ऐलान आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे जी ने किया।
यूएसआई के निदेशक मेजर जनरल बीके शर्मा को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। जो चेयर ऑफ एक्सीलेंस के लिए नॉमिनेट होगा उसे ये सौंपा जाएगा। जनरल रावत जी देश के पहले सीडीएस थे। वे सेना के 27वें आर्मी चीफ भी बने थे। बिपिन रावत जी को सेना में बड़े परिवर्तनों के लिए जाना जाता है। जनरल बिपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस संयुक्ता और एकीकरण के क्षेत्र पर केंद्रित होगा। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी ने कहा कि वायुसेना अब अपने कामकाज और उड़ान सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने आधुनिक पीढ़ी के विमान और उच्च तकनीक वाले उपकरण शामिल किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वायुसेना अभी भी पुराने उपकरणों का संचालन जारी रखेगी। वी.आर. चौधरी जी ने कहा कि अगर वे एक अच्छा सुरक्षा रिकॉर्ड बनाए रखते हैं तो पुरानी और नई पीढ़ी की तकनीक को मिश्रित करके अपनी फोर्स को और ज्यादा बढ़ाना होगा। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि मॉडर्न एविएशन में कई तरीके की चुनौतियां सामने आई हैं। साथ ही सबसे बड़ी चुनौती है मानव मस्तिष्क की, यानी कि ह्यूमन माइंड की, जिन्हें की तेजी से नई तकनीक के हिसाब से अनुकूलित करने के लिए तैयार किया जाएगा। भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL ने 42वां परमाणु भाप जनरेटर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए रवाना कर दिया। इसे राजस्थान एटॉमिक पावर परियोजना में 700 मेगावाट की यूनिट में लगाया जाएगा। दोस्तों, HAL ने बेंगलुरु स्थित सासमोस कंपनी के साथ एक MOU पर साइन किया है, जिसमें कि वे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और फाइबर ऑप्टिक्स इंटरकनेक्शन पर काम करेंगे। सासमोस ने कहा कि दोनों ही कंपनियों के बीच 11 मार्च को MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस MOU का जो उद्देश्य है वो HAL और सासमोस के सपोर्ट के माध्यम से एरोस्पेस डोमेन में फाइबर ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्टेड सिस्टम में अपनी विशेषज्ञता को मजबूत करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में पाकिस्तान पर गलती से दागी गई मिसाइल पर बयान जारी करते हुए कहा कि भारत की मिसाइल प्रणाली बेहद सुरक्षित है और देश का रक्षा प्रतिष्ठान सुरक्षित प्रक्रियाओं तथा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी क्षेत्र में भारतीय मिसाइल के गिरने को लेकर भारत ने खेद जताया है और गलती से ये मिसाइल चली गई। साथ ही उन्होंने बताया कि हम अपने हथियार प्रणालियों की सुरक्षा और सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसे तत्काल दूर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।